हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बीएड कोर्स में। मैं डॉक्टर नीलिमा आज इस वीडियो में चर्चा करूंगी कोर्स 2 के यूनिट 2 के टॉपिक मौलिक अधिकारों का महत्व एवं उद्देश्य। क्योंकि एग्जाम में सीधा सीधा मौलिक अधिकार तो पूछता नहीं है, एग्जाम में थोड़ा सा ट्विस्ट करके क्वेश्चन पूछता है। और अगर आप बीएड के सिलेबस को हिंदी में समझना चाहते हैं और उससे रिलेटेड नोट्स चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है प्लेलिस्ट का, आप वहां जाकर देख सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा सकते हैं, जिससे कि आपको मेरे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशंस मिल सकें। तो आइए शुरुआत करते हैं। मौलिक अधिकारों का अर्थ, महत्व या उद्देश्य। मौलिक अधिकारों को उन अधिकारों के रूप में परिभाषित किया जा सकता है जो व्यक्ति के विकास के लिए आवश्यक हैं, और ये अधिकार व्यक्ति के बौद्धिक, नैतिक, आध्यात्मिक विकास के लिए संविधान द्वारा दिए गए हैं, जिनका वर्णन संविधान के भाग 3 के अनुच्छेद 12 से 30 तक तथा 32 से 35 तक अर्थात कुल 23 अनुच्छेदों में किया गया है। हम सभी जानते हैं कि हमारा देश लंबे समय तक ब्रिटिश शासकों का गुलाम रहा था, और इन गुलामी की बेड़ियों को तोड़ने के लिए, भारत को स्वतंत्र कराने के लिए भारतीय नेताओं ने एवं देश के नागरिकों ने अंग्रेजी साम्राज्यवाद के विरुद्ध संघर्ष किए, बलिदान दिए, त्याग किए, तब जाकर हमारा देश आज़ाद हुआ। अतः यह स्वाभाविक ही था कि भारतीय नेताओं का झुकाव लोकतंत्र और नागरिक के अधिकारों की ओर हो। जवाहरलाल नेहरू ने कहा था कि अपने उद्देश्य प्रस्ताव में कहा कि संविधान का लक्ष्य देश में गणतंत्र की स्थापना करना है, जिससे सब लोगों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिल सके। संयुक्त राष्ट्र महासभा के सदस्यों ने भी यह प्रतिज्ञा की थी कि वे मानव अधिकारों के प्रति सम्मान जगाएंगे और उनका पालन करेंगे। भारतीय संविधान में भी मौलिक अधिकारों का बड़ा ही विस्तृत वर्णन है, और संविधान में जो मौलिक अधिकार दिए गए हैं वे भारत के लोकतंत्र की आत्मा हैं। संविधान ने जो मौलिक अधिकार दिए हैं उसमें है समानता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार तथा संपत्ति का अधिकार। लेकिन यहाँ एक बात ध्यान रखने की है कि 1978 में 1978 में जो 44वां संशोधन हुआ संविधान का, उसमें संपत्ति के अधिकार को मौलिक अधिकार की सूची से हटा दिया गया है। इस तरह से अब मौलिक अधिकारों की संख्या 6 रह गई है हमारे संविधान में। अब हम देखते हैं मौलिक अधिकारों का क्या अर्थ है। तो मौलिक अधिकारों का तात्पर्य उन अधिकारों से है जो व्यक्ति और समाज के बहुमुखी विकास के लिए आवश्यक है और जिनका आश्वासन देश की मौलिक विधि देती है। देश की मौलिक विधि का अर्थ है संविधान। क्योंकि ये अधिकार संविधान द्वारा सुरक्षित हैं, इसलिए राज्य का कोई भी अंग, विधानमंडल या कार्यपालिका इनका उल्लंघन नहीं कर सकता। यदि वे ऐसा करेगा तो उच्चतम या उच्च न्यायालय द्वारा उसका यह कार्य अमान्य माना जाएगा। अब हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों का क्या महत्व है या उसके क्या उद्देश्य हैं। तो सबसे पहला है कि अधिकारों के बिना व्यक्ति का पूर्ण विकास नहीं हो सकता, अर्थात व्यक्ति को यदि बंधन में रखा जाए तो उसका विकास नहीं हो सकता। उसे कुछ अधिकार दिए जाएंगे, उसे कुछ स्वतंत्रता दी जाएगी, तभी उसके व्यक्तित्व का विकास हो सकता है। तो प्रत्येक व्यक्ति में कुछ गुण या शक्तियाँ होती हैं जिसके विकास के बिना वह आगे नहीं बढ़ सकता, जैसे शिक्षा, सामाजिक विकास, जीवन की रक्षा, आर्थिक सुरक्षा, धार्मिक स्वतंत्रता तथा विचारों को प्रकट करने की स्वतंत्रता। ये सब ऐसे अधिकार हैं जो हर व्यक्ति के लिए उपयोगी हैं, किसी एक व्यक्ति के लिए नहीं, सभी व्यक्ति को ये अधिकार चाहिए। इसलिए इन्हें मूल अधिकारों की श्रेणी में रखा जाना स्वाभाविक ही था। जैसे लॉस्की ने कहा है कि अधिकार सामाजिक जीवन की वे दशाएं हैं जिनके बिना कोई व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का सर्वोच्च विकास नहीं कर सकता है। तो जैसे कि ये मैंने एक पॉइंट में दिया है, अगर एक ही क्वेश्चन रहता है, मान लीजिए 18 मार्क्स का, तो आपको इसको थोड़ा सा विस्तृत करके लिखना होगा, तब आप उसमें इसके पॉइंट्स को बढ़ा सकते हैं। जैसे कि शिक्षा प्राप्ति के लिए, सामाजिक विकास के लिए, या फिर जीवन की रक्षा के लिए,
या आर्थिक सुरक्षा के लिए, धार्मिक स्वतंत्रता के लिए, विचारों को प्रकट करने के लिए। तो इस तरह से जैसे क्वेश्चन रहता है तो थोड़ा सा उसी के अनुसार जो पॉइंट रहता है उसको लिखने का तरीका बदल दिया जाता है। जैसे उद्देश्य अगर लिखना हो तो लिखेंगे कि लोगों में शिक्षा का प्रसार करना। अगर महत्व लिखना है तो लिखेंगे कि शिक्षा लोगों को शिक्षित बनाने हेतु आवश्यक। तो इस तरह से थोड़ा सा पॉइंट लिखने का तरीका। फिर उसी तरह से लिख देंगे सामाजिक विकास करना, यदि उद्देश्य पूछता है, और अगर महत्व तो सामाजिक विकास के लिए आवश्यक। तो थोड़ा सा एक वर्ड बदलने से जो भी पूछा जाएगा क्वेश्चन का आंसर आपको लिखना है उसमें आप उसको चेंज कर सकते हैं, पॉइंट लिखने का तरीका, और डिस्क्राइब आप कर सकते हैं। नेक्स्ट है नागरिक स्वतंत्रताओं के बिना लोकतंत्र सरकार नहीं चल सकती। इसे आप ऐसे भी लिख सकते हैं कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक। तो लोकतंत्र में लोकमत का ही महत्व होता है। विचार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता लोकतंत्र का प्राण है। लोकतंत्र इस विश्वास पर आधारित है कि जनता बहुत से विचारों में से जिन्हें स्वीकार करे वही विचार ठीक है, अर्थात बहुमत लोकमत को महत्व दिया जाता है। जब तक नागरिकों को विचार, भाषण, सम्मेलन आदि की स्वतंत्रता नहीं दी जाएगी तब तक लोकमत का निर्माण नहीं हो सकता। इसके अतिरिक्त यह भी जरूरी है कि नागरिकों को कानून की उचित प्रक्रिया के बिना जीवन और स्वतंत्रता से वंचित ना किया जाए। भारतीय संविधान में देश के नागरिकों को दिए गए स्वतंत्रता का विस्तार से वर्णन मिलता है कि उन्हें किस किस कार्य हेतु स्वतंत्रता दी गई है। अर्थात लोकतंत्र में जब जनता की सरकार होती है, जनता द्वारा चलाई जाती है, तो एक दूसरे के विचारों को जानने और जो सही विचार है उसमें लोगों का बहुमत पाने के लिए विचार अभिव्यक्ति, सभा, सम्मेलन, अपने विचारों को लोगों तक पहुंचाने की स्वतंत्रता होनी चाहिए। तभी लोकतंत्र सरकार सफल हो सकती है, चल सकती है। तो इसलिए मौलिक अधिकारों का महत्व होता है कि इस अधिकार का प्रयोग करके समाज के लोग, व्यक्ति के लोग सभा सम्मेलन करके अपने विचारों को एक दूसरे तक पहुंचा के बहुमत उस पर बहुमत तैयार कर सकते हैं और लोकतंत्र सरकार की जो भी आवश्यकताएं हैं, मूल्य है, नियम है, उसके अनुसार कार्य कर सकते हैं। नेक्स्ट है विधानमंडल और कार्यपालिका अधिकारों का उल्लंघन नहीं कर सकते। तो इन अधिकारों को मौलिक अधिकार इसलिए भी कहा गया है कि देश की मौलिक विधि यानी संविधान में इन्हें शामिल किया गया है और संविधान में संशोधन किए बिना उन्हें घटाया या बढ़ाया नहीं जा सकता है। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि विधानमंडल और कार्यपालिका मनमाने ढंग से मूल अधिकारों का हनन नहीं कर सकते हैं। यदि वो अधिकारों को कम करना चाहते हैं या घटाना बढ़ाना चाहते हैं तो इसके लिए उन्हें संविधान में संशोधन करना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से भी मौलिक अधिकार बहुत ही अधिक महत्वपूर्ण है नागरिकों के लिए, प्रत्येक व्यक्ति के लिए। नेक्स्ट है अधिकारों को लागू करने की व्यवस्था की गई है। तो संविधान में नागरिकों को जो भी मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं उन्हें लागू करने की व्यवस्था भी की गई है। अधिकारों को लागू करने के लिए नागरिक न्यायालयों की शरण ले सकते हैं। मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए न्यायालय बंदी प्रत्यक्षीकरण, अधिकार परीक्षा, प्रतिषेध आदि लेख जारी कर सकते हैं। संविधान ने उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों को यह शक्ति भी दी है कि वे मौलिक अधिकारों की रक्षा के लिए संसद या किसी भी राज्य के विधानमंडल के द्वारा बनाए गए कानून को अवैध या शून्य घोषित कर सकते हैं। इसमें जो हमें संवैधानिक उपचारों का अधिकार दिया गया है प्रत्येक नागरिक को, उसके अनुसार यदि उसके मौलिक अधिकारों का हनन होता है तो वो उच्चतम न्यायालय या उच्च न्यायालय की शरण ले सकता है। इसमें जो बंदी प्रत्यक्षीकरण है इसका अर्थ है कि यह लेख व्यक्तिगत स्वतंत्रता का पक्षधर है और इस लेख के द्वारा न्यायालय बंदी बनाए गए व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर ही अपने सामने उपस्थित करने का आदेश देता है ताकि वो ये देख सके कि गिरफ्तारी जो हुई है उसका समुचित कारण है या नहीं। होता है ना कि बिना किसी कारण के ही गिरफ्तार कर लिया, तो उसी को देखने के लिए कि जो गिरफ्तारी किया गया है वो समुचित कारण है या नहीं। यदि नहीं तो न्यायालय उसे छोड़ने का आदेश दे सकता है। फिर उसी तरह से है परमादेश। इसमें है कि इस न्यायालय वैधानिक प्राधिकारी अथवा या फिर संस्था को
सार्वजनिक कर्तव्य निभाने का आदेश देता है। जैसे कोई संस्था है, यदि वो अपने कर्तव्य का निर्वाह नहीं कर रही तो वैसे में न्यायालय उसे अपना जो कर्तव्य है, सार्वजनिक कर्तव्य, उसे निभाने का अधिकार देता है। फिर है अधिकार परीक्षा। अधिकार परीक्षा का अर्थ है कि ये न्यायालय द्वारा यह लेख तब जारी किया जाता है जब कोई व्यक्ति किसी ऐसे पद पर अवैधानिक रूप से बैठ जाता है जो विधि द्वारा सृजित पद है। न्यायालय यह पूछ सकता है कि संबंधित व्यक्ति किस हैसियत से उस पद पर बैठा है। यदि न्यायालय पद ग्रहण करने के कारणों से असंतुष्ट है तो वह उस व्यक्ति को अपदस्थ कर सकता है। अर्थात जो पद सृजित है उस पर कोई व्यक्ति अनाधिकार रूप से अगर बैठ जाता है तब अधिकार परीक्षा द्वारा न्यायालय उससे संबंधित कार्यवाही करता है। फिर है उत्प्रेषण। उत्प्रेषण में है कि यह लेख उच्चतम न्यायालय या उच्चतम न्यायालय द्वारा ऐसे अर्ध न्याय के अधिकारियों द्वारा जारी किया जाता है जो अपने क्षेत्राधिकार का उल्लंघन करते हैं। और प्रतिषेध है कि इसके अंतर्गत जो अधीनस्थ न्यायालय हैं उनके कार्यों को करने से रोका जाता है जिन्हें करने का अधिकार उन्हें संविधान ने नहीं दिया। अर्थात जो भी निम्न स्तर के न्यायालय हैं तो वो अगर अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर कोई निर्णय लेते हैं तो उन्हें ऐसा करने से रोका जाता है। तो इस तरह से अनुच्छेद 32 के तहत की कार्यवाही तभी की जा सकती है जबकि मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। इस प्रकार कोई भी व्यक्ति अपने मौलिक अधिकारों का हनन होने की स्थिति में कानून की शरण ले सकता है, न्यायालय की शरण ले सकता है। लास्ट है मौलिक अधिकार देश की आधारभूत एकता को प्रकट करते हैं। तो मौलिक अधिकारों का महत्व इसलिए भी हो जाता है कि वह देश की मौलिक एकता को प्रकट करते हैं। हमारा देश एक विशाल देश है जिसमें कि अनेक धर्म, जाति, संप्रदाय के लोग एक साथ रहते हैं और मौलिक अधिकार सभी देशवासियों को समान रूप से उपलब्ध है। अर्थात सभी देशवासी एक हैं और सभी को एक ही अधिकार दिया गया है। संविधान का 15वां अनुच्छेद यह घोषणा करता है कि राज्य केवल धर्म, मूल, वंश, जाति, लिंग, जन्मस्थान या इनमें से किसी एक आधार पर भी नागरिकों में भेदभाव नहीं करेगा। अर्थात सभी नागरिक, उसके लिए सभी नागरिक एक समान हैं, उनमें किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। इस प्रकार से मैंने मौलिक अधिकार के उद्देश्य और महत्व को बहुत ही शॉर्ट में 5 पॉइंट में ही करके बताया है। किंतु यह पहले भी बताया मैंने कि जैसे यदि लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन हो तो आप इसके पॉइंट को बढ़ा सकते हैं। एक एक करके स्वतंत्रता में जी है कि शिक्षा का सार्वभौमिकरण, लोगों को स्वतंत्रता प्रदान करना, देश में समानता स्थापित करना, धार्मिक समभाव, सर्वधर्म समभाव की स्थापना करना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना की स्थापना करना, सांस्कृतिक विकास करना, संस्कृति की सुरक्षा करना, हस्तांतरण करना, राष्ट्रीय एकता का विकास करना, ऐसे करके आप इसमें पॉइंट बढ़ा देंगे तो वो कहीं से भी गलत नहीं होगा। और पॉइंट लिखने का तरीका अगर महत्व पूछता है तो लिख देना आवश्यक लास्ट में, जैसे शिक्षा के सार्वभौमिकरण के लिए आवश्यक। अगर उद्देश्य पूछता है कि मौलिक अधिकारों का उद्देश्य क्या है तो आप लिख दीजिए शिक्षा का सार्वभौमिकरण करना। तो केवल पॉइंट लिखने के तरीके से आप उसको थोड़ा सा उसमें चेंज ला सकते हैं। तो जिस तरह का क्वेश्चन पूछेगा उस तरह से आप पॉइंट को अधिक बढ़ा के भी लिखेंगे। अगर शॉर्ट में पूछता है, 2 भाग में पूछता है, तो आप उसे थोड़ा सा शॉर्ट करके कर देंगे। तो इस प्रकार से मौलिक अधिकार व्यक्ति एवं समाज के बहुमुखी विकास के लिए अत्यंत ही आवश्यक हैं और संविधान में घोषित सभी जो अधिकार हैं वो न्यायालयों के द्वारा सुरक्षित हैं। संसद का कोई कानून या विधानसभा का कोई कानून या राष्ट्रपति का अध्यादेश या किसी और मुख्य व्यक्ति का आदेश संविधान में लिखित अधिकारों के विरुद्ध है। उन्हें न्यायालय द्वारा अवैध घोषित किया जा सकता है। प्रत्येक नागरिक को अधिकारों की रक्षा के लिए सर्वोच्च न्यायालय तक जाने का अधिकार है, किंतु प्रत्येक नागरिक की भी सीमा खींची गई है और उस पर कुछ प्रतिबंध लगाए गए हैं। वास्तव में सामाजिक हितों की रक्षा के लिए कुछ बंधनों का होना आवश्यक है, जैसे कि आपातकालीन अवस्था में देश का हित व्यक्तिगत हित से कहीं अधिक महत्वपूर्ण होता है। ऐसी अवस्था में लोगों के अधिकारों को स्थगित किया जा सकता है तथा उन्हें न्यायालय तक पहुंचने की अनुमति नहीं दी जा सकती है, जो कि न्यायोचित है, सही भी है। तो आज यहीं तक।
नेक्स्ट वीडियो में हम चर्चा करेंगे मौलिक अधिकार एवं नीति निर्देशक तत्वों के बीच क्या अंतर है, क्योंकि ये एग्ज़ाम क्वेश्चन में अक्सर पूछा जा रहा है बीएड के एग्ज़ाम में। तो आज यहीं तक, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।